वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण पर्सन को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण पर्सन है ये वन लाइनर के रूप में, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन जो है मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो बताइए जो महाबलेश्वर में मंदिरों का निर्माण है वो किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था वो पल्लव वंश के शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। तो आंसर है पल्लव वंश के शासकों द्वारा क्या था, ये करवाया गया था। देखिए वहां पर एक भव्य रथ गुफा मंदिर है। क्या है यहाँ पर महाबलेश्वर में जो है भव्य रथ गुफा मंदिर है, जो कि कहा जाता है 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में मनाया गया था। कब से लेकर? 7वीं से लेकर जो है 8वीं शताब्दी के बीच में मनाया जाने का इसका जो है इतिहास है। और इसको पल्लव राजा नरसिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव राजा नरसिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से एग्जाम में आता है। देखिए पल्लव राजवंश की बात करें या पल्लव वंश की बात करें तो यह प्राचीन दक्षिण भारत में एक राजवंश था, काफी विकसित और काफी बड़ा राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने जो है कांचीपुरम में अपना राज्य स्थापित किया था पल्लवों ने, ठीक है। और लगभग 600 वर्ष तक ये तमिल और तेलंगाना क्षेत्र में जो है छाए रहे थे, यानी कि वहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य बसा लिया था और काफी विकसित साम्राज्य ये उस समय हुआ करता था। तो याद रखिएगा पल्लव वंश के द्वारा ये जो है निर्माण करवाए गए थे मंदिरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए जो स्पीड पोस्ट सेवा थी भारत के अंदर उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पूछा जाता है कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कहां था? तो भारत का जो पहला पोस्ट ऑफिस था वो कलकत्ता में खोला गया था। कहां खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1774 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1774 में खोला गया था, ठीक है। तो दोनों डेट याद रखिएगा। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी और 1774 में यानी कि 1774 में जो है कलकत्ता में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चन देखा गया है कि शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है या धमनियां कहा जाता है। देखिए ये जो धमनियां होती है ये क्या करती है? ये रक्त को जो है हृदय तक पहुंचाती है, यानी कि दिल तक जो है उसे पहुंचाने का काम करती है। बाकी धमनियां क्या करती है? ऑक्सीजन और रक्त ले जाती हैं। जो बाकी धमनियां होती हैं शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन और रक्तों को ले जाती है, लेकिन ये धमनियां केवल क्या करती हैं? ये रक्त वाहिका होती हैं जो कि हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि नहीं पाया जाता है? देखिए दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है उसका नाम है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है ये दूध के अंदर नहीं पाया जाता है और ये वैसे तो बहुत ही प्रोटीन वाला विटामिन होता है, इसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है। अगर विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन सी देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये विटामिन सी जो होता है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए और बहुत ही जरूरी होता है। हड्डियों की बात करें, त्वचा की बात करें या रक्त वाहिकाओं की बात करें, ये इन्हीं सभी में बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विटामिन सी। अच्छा ये दूध में तो नहीं पाया जाता है, अब कहां पाया जाता है? कौन सी चीजों में पाया जाता है? तो देखिए ये मैंने आपको समझा दिया कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। ये जो है कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं खासतौर पर फल और सब्जियों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी जो है ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सप्लीमेंट के रूप में भी जो सप्लीमेंट होते हैं ना, जो कि जिम वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यूज करते हैं उसको, उसमें ये भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दूध में ये नहीं पाया जाता है। अब दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता तो कौन से विटामिन पाए जाते हैं? देखिए दूध के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई अन्य जो खनिज होते हैं जैसे कि वसा, ऊर्जा भी उसके अंदर होती है। तो ये सारे विटामिन जो है विटामिन हो गए, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, आयोडीन हो गया और कई जो खनिज होते हैं जैसे वसा की बात करें तो ऊर्जा भी जो होती है वो भी उसी के अंदर जो है दूध के अंदर पाई जाती है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से विटामिन जो है दूध में पाए जाते हैं और विटामिन सी कहां पाया जाता है और किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू एक
राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये किसने कहा था बताइए, किसके द्वारा कहा गया है कि नेहरू तो एक राष्ट्रीय भक्त है लेकिन जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ है? ये किसने कहा था? तो ये जो कहा गया था वो मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया था कि भैया नेहरू जो है, यानी नेहरू जो है वो एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। देखिए ये मौलाना आजाद जी के द्वारा कहा गया था। मौलाना आजाद जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। क्या था? इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन सीधे निकल कर आता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? मौलाना आजाद जी के द्वारा लिखी गई। इसमें कहा था उन्होंने कि नेहरू जो है वो एक राष्ट्रीय भक्त है लेकिन जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इन्होंने इसमें एक उपाधि दी है, वो क्या है? लोहा पुरुष। क्या है? लोहा पुरुष। क्वेश्चन यहीं पर बदल जाता है कि बताइए मौलाना आजाद जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दे रखी है, या वो उन्हें क्या कहते थे? तो लोहा पुरुष कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलाना आजाद जी ने अपनी पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम में जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रभक्त जो है वो नेहरू जी हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, और सरदार पटेल जी को क्या कहा है? लोहा पुरुष कहा है। तो मैं आपको रिवीजन कराता जा रहा हूं, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? ये ब्लैक होल वो वाला नहीं है, अंतरिक्ष वाला नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ब्लैक होल, ठीक है, ये धरती पर ही घटना हुई थी, तो ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूँ। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी बताइए, और कहाँ घटी थी ये भी बता दीजिए। तो ब्लैक होल की जो घटना है ये 1756 ईसा में हुई थी। ठीक है, 1756 में ये घटना हुई थी। देखिए ये क्या है? ये एक रचनात्मक, एक बहुत ही मतलब ये कहा जाता है कि एक दहशत वाली थी, बिल्कुल ही, है ना। ये घटना काफी जो इतिहासकार है वो इसको रचना बोलते हैं, काफी इतिहासकार इसको मनगढ़ंत कहानी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कुछ अंग्रेजों को जो है इसमें एक कमरे में बंद करके जो है कमरे में बंद कर दिया गया था और उनकी बाद में जो है मौत देखी गई थी। ठीक है, तो मैं कभी आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर में ये घटना थी क्या, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो घटना है ये काल कोटरी की घटना के नाम से भी जानी जाती है। किसकी घटना के नाम से जानी जाती है? काल कोटरी की घटना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसी बनता है, ब्लैक होल नहीं बनेगा, काल कोटरी बन जाएगा। ठीक है, और 20 जून 1756 में कलकत्ता में ये हुई थी। कब हुई थी? 20 जून को हुई थी। पूरी डेट याद रखिएगा, 20 जून को हुई थी। और कब हुई थी? 1756 में ये घटना हुई थी जिसमें 113 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। ये कहा जाता है 123, सॉरी माफ कीजिएगा, 113 नहीं, 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। और ये भी बोला जाता है, यहीं पर जो है इतिहासकार जो है थोड़ा इसको मनगढ़ंत कहानी बोल देते हैं, क्योंकि बोला गया था कि 20 उसमें से अंग्रेज बचकर भी आए थे, है ना। तो कंफर्म नहीं कह सकते कि ये घटना हुई या नहीं हुई, या ये मनगढ़ंत जो है कहानी रची गई, लेकिन इतना आप याद रखिए, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना कलकत्ता के अंदर हुई जिसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है? देखिए मैंने फर्स्ट क्लास जब ली थी, जब हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। बस मैंने ये क्वेश्चन आज इसलिए रखा ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो ये जो कार्य करती है वो अपिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। अब इमेज में समझिए, ये सबको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है, लेकिन वो होता क्या है? इमेज में देखिए, ये एक झूला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक झूला है। अब क्या होता है? अपिकेंद्रीय बल क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण यही है। क्वेश्चन कितने भी वो चेंज कर ले, अगर आपको डेफिनेशन पता है ना अपिकेंद्रीय बल की, तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली जो है सही कर आएंगे। देखिए ये एक झूला है। अब बात आती है कि भाई अपिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। देखिए ये जो झूला है इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो कहां पर कर रहा है कार्य? वो बल जो कार्य कर रहा है वो इस वाले एरिया पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि घूम तो ये वाला एरिया रहा है ना, ये जो गोल एरिया है ये घूम रहा है ना, लेकिन ये बल कहां लगा रहा है? बल ये जो बाहर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो इस बच्चे झूले का जो आनंद उठा रहे हैं, इस पर वो बल लग रहा है। ठीक है, तो यही कहलाता है, यही मैंने आपको उस दिन समझाया था कि अपिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? केंद्र से, समझिए ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस केंद्र में बल लग रहा है इसको, लेकिन ये किस चीज को दूर भगा रहा है? इन बच्चों को दूर भगा रहा है, यानी कि झूले में बैठे हुए इन बच्चों को दूर भगा रहा है। तो यही वो चीज भी होती है, यही कहने का मतलब है कि केंद्र से जो दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है वही आभासी बल यानी कि अपिकेंद्रीय
केंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करती है। क्या करती है? विपरीत दिशा में कार्य करती है। और यहीं पर यह क्वेश्चन बनता है कि कपड़े सुखाने पर, कपड़े सुखाने में भी तो यही होता है ना, लगता बल कहीं और है लेकिन कार्य कहां होता है? अंदर होता है। दूध से मक्खन निकालने में भी सेम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपिकेंद्रीय बल होता क्या है। मैं दोबारा डेफिनेशन आपको रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, वह बल होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल लीजिए, अपिकेंद्रीय बोल लीजिए, बात एक ही है। वह बल होता है जिसका कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भगाने की प्रवृत्ति होती है, और यह वह आभासी बल होता है जो अपिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो बताइए, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो ये जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी जीवित वो जो होती है कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, इसे तापीय या अतापीय भी प्लाज्मा मतलब इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि विभिन्न ताप दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है। जो माइकोप्लाज्मा होती है ना, इसको विभिन्न तापमान पर, दाब पर इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि ये तापीय और अतापीय जो प्लाज्मा कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए, जो हरियाली योजना था इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो हरियाली योजना, ठीक है, हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 27 जनवरी 2003 को हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, 27 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के काल अवधि का इतिहासकार, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, इतिहासकार कौन थे? तो बताइए, मोहम्मद गजनवी के जो काल अवधि के इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे ये? तो ये जो थे वो थे अल बरूनी मोहम्मद। कौन थे? अल बरूनी मोहम्मद। बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ कि अल बरूनी कौन था, असली नाम क्या है, कहाँ से आया, जन्म क्या हुआ। ध्यान से समझिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, एग्जाम में बहुत बार आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज आता है, मैं हर वीडियो में आपको यही समझाता हूँ। देखिए, इसका जो असली नाम था वो अबे रेहान था, अबू रेहान था। क्या था? अबू रेहान। और अबू रेहान अल बरूनी मतलब इसका पूरा नाम था, लेकिन इसका असली नाम था मोहम्मद बिन अहमद था। क्या था? मोहम्मद बिन अहमद इसका असली नाम था। रिवाब मतलब आजकल रिवाब की अगर मैं बात करूं ना, तो रूस का एक प्रसिद्ध नगर है और ये वहीं का निवासी था। कहाँ का था? रिवाब का एक प्रसिद्ध निवासी था। 1973 में क्या हुआ था? ये पैदा हुआ था, 1973 में पैदा हुआ। वहीं पर एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। बहुत ही मतलब हर चीज का ज्ञानी व्यक्ति, देखिए ना, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ, विचारक था। वहीं जब महमूद गजनवी ने जो है 1037 ईसा में इसे रवीवी प्रदेश, मतलब वहां पर उसने आक्रमण किया, जीता, वहां पर ये उसको मिला था। यानी कि महमूद गजनवी जो है मिला था। इमेज में देख लीजिए, इमेज में देखते रहिए, ये मिले थे वहां पर, क्लियर है। अब महमूद ने क्या करा, इन्हों को वहां से मतलब अपने साथ ले आए, ठीक है, पकड़ लिया, मतलब अपने साथ ले आए और पता करा तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और इतने सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। यानी कि इतिहासकार की बात कर लें, गणितज्ञ की बात कर लें, ठीक है, विज्ञान में बात कर लें या फिर ग्रंथों में बात कर लें, बड़े ही विद्वान व्यक्ति, क्लियर है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति। तो सब चीज में विद्वान थे। पकड़ लिया भाई, गजनवी ने पकड़ लिया। अब इन्हें को सारी प्रकार की भाषाएं, कई भाषाओं के अच्छे प्रकार से जानते थे ये, जैसे कि यूनानी हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, ठीक है, और संस्कृति। अब क्या करा, महमूद जो था, गजनी जो था, उसका नेक्स्ट जो आक्रमण होना था वो भारत के अंदर होना था, क्लियर है। लेकिन उसको भारत का कोई भी ज्ञान नहीं था, मतलब उसको भारत के बारे में नहीं पता था कि भारत के अंदर जो है कहाँ पर खजाना है, किस नगरों में कितना खजाना है, क्या नहीं है, इसके बारे में नहीं पता था। किसको नहीं पता था? मोहम्मद गजनवी को नहीं पता था, क्लियर है। उसने क्या करा, इनको जो है भारत भेज दिया, मतलब भारत की ओर ले आए। भारत में जो है इनको यहाँ पर ठहराए, यहाँ पर इनको बोला गया कि आप यहाँ पर ज्ञाता बनिए, मतलब यहाँ पर पूरा इतिहास जानिए कि आखिर में इतिहास है क्या भारत का, है ना, कहाँ पर कितना कुछ है, कहां पर पैसा रखा है। क्योंकि देखो, मोहम्मद को जो था बस धन से प्यार था, वो धन जानता था, बस उसको पैसा, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, बस वो खुश रहता था, है ना। तो इन्होंने जो है पूरा भारत भ्रमण किया, भारत को अच्छे से जाना, समझा, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर रहकर, यानी कि भारत में रहकर उन्होंने संस्कृति, धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शनों के साथ साथ पुराणों, भगवत गीता का अध्ययन कर डाला।
अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि आखिर में यहाँ पर होता क्या है, कैसा यहाँ पर व्यवस्था है, कहाँ पर पैसा है, कहाँ पर नहीं है, यहाँ का धर्म कौन सा है, कौन से लोग, यहाँ के राजा पे पावर कितनी है, वो सब इन्होंने बताया। देखिए, बात अगर सामाजिक स्थिति की करें तो सामाजिक स्थिति के बारे में अलबरूनी ने लिखा है कि अलबरूनी के सारा हिंद समाज, अलबरूनी कहते हैं कि सारा हिंद समाज जो है वो जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने भारत के बारे में बोला है उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की कुप्रथाएं मौजूद थी। ये कहते हैं कि यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी और पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं हुआ करती थी। ये सामाजिक स्थिति के बारे में अलबरूनी ने बोला है। ठीक है, अब धार्मिक अवस्था की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा हर चीज को। धार्मिक अवस्था में बोलते हैं, इन्हों का वर्णन है, इन्हों के अनुसार यह है कि मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ये कहते हैं भारत के अंदर जो है मूर्ति पूजा बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी, लोग मंदिरों को बहुत दान देते थे। और इन्होंने ये वर्ड जब बोला ना कि मंदिरों में बहुत सारा धन जमा है, यहां पर भैया मोहम्मद जो है गजनी वो पागल सा कह सकते हैं हो गया। अब उसको लग गया कि भैया बस अब धन जो है वो यहीं पर मिलेगा। और फिर 1025 में उसने किस तरह के सोमनाथ मंदिर को लूटा वो अब आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, साधारण जनता अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखती है, ये भी इन्होंने कहा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सुरक्षित एवं विद्वान केवल ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। वही राजनीतिक में इन्होंने, राजनीति की बात करें, इन्होंने बोला यहाँ पे जो है छोटे छोटे राजा हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं और कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर तथा बंगाल अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर राजाओं की पावर बहुत ज्यादा है। इनमें से राष्ट्रीय भवन की कमी थी। ठीक है, और ये भी ये बोलते हैं कि इनमें जो है राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी। मतलब जितने भी राजा हैं, राजा तो बहुत हैं, इन्होंने बोला छोटे छोटे टुकड़ों में राजा बंधे हुए हैं, लेकिन इनमें राष्ट्रीय भावनाओं की कमी बहुत है। वहीं इनमें से ये जो है ईसा के फिर इन्होंने आपस में इसी के कारण मतलब इन्होंने बोला है कि जितने भी राजा हैं वो अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में जो है एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल नहीं करते, मतलब सहायता करने में मदद नहीं करते हैं। न्याय व्यवस्था में कुछ इन्होंने इस तरीके से बोला, इन्होंने बोला फौजीदारी कानून नरम था। क्या था? फौजीदारी कानून जो है इन्होंने बोला नरम था भारत के अंदर। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल बार बार अपराध करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। तो ये जो है इनके द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इन्हों की एक पुस्तक भी थी अलबरूनी की एक पुस्तक भी हुआ करती थी। बताइए उसका नाम बताइए। अलबरूनी की जो एक पुस्तक थी बड़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, कौन सी थी? नाम आप मुझे बताइए उसका, उस पुस्तक का नाम क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध इन्हों की वो पुस्तक थी और इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखी गई थी, जिनमें इन्होंने जो है सिंधु शब्द का प्रयोग करा है। मतलब इन्हों को बोलना, इन्होंने लिखा है अलबरूनी ए हिंद। ठीक है, क्या लिखा है? अलबरूनी ए हिंद, लेकिन ये लिखना चाहते थे अलबरूनी ए सिंध, क्योंकि जो ये सा को हा बोलते थे। क्या करते थे? सा को जो है ये हा बोलते थे, इसलिए इन्होंने लिखना तो इन्हें था अलबरूनी ए हिंद, लेकिन लिखा क्या? अलबरूनी ए सिंध। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अलबरूनी के बारे में आई होप जान गए होंगे आप, जितना भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसने आक्रमण किया था बताइए? तो ये जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था नादिर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। बहुत बार नादिर शाह ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया है, कई बार यहाँ पर आक्रमण किया है ना, और कई परिस्थितियों में बहुत बार जो है आक्रमण किया। ईरानी था ये। कौन था? ईरानी था। और 1739 में ये आया। उस समय मुगल की राजधानी रही दिल्ली पर इसने आक्रमण किया और कहा जाता है कि 22 मार्च का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं को वैसे तो गवाह है, लेकिन करीबन 280 साल पहले इस दिन मुगल की राजधानी रही जो दिल्ली में फारस की फौज ने कत्लेआम कर दिया। ठीक है, और ये जो था ईरानी था, इसने भी बड़ा कत्लेआम करा और जो है उस समय ये यहाँ से काफी धन संपत्ति लूट कर ले गया। तख्त ताऊ बोला जाता है, जो तख्त ताऊ था वो भी यही लेकर गया था, कोहिनूर हीरा ये लेकर गया, सब कुछ लेकर चला गया था। ठीक है, मुगल शाह मोहम्मद शाह की हत्या जो है ये बोला जाता था उस समय इसने कर दी, लेकिन इसने नहीं करी थी, इसने केवल धन लूटा था और कुछ नहीं। ये एक अफवाह फैलाई गई थी। उसके बाद जो है दिल्ली की जनता ने जो है क्रोध में आकर इसके काफी सिपाहियों को मार दिया और उसके बाद ये तो बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था, इसने क्या करा? कत्लेआम मचा दिया, इसने काफी लोगों को वहां मौत के घाट उतार दिया। बाद में फिर जो मुगल शाह मोहम्मद था उसने बाद में इससे माफी मांगी, फिर ये शांत हुआ और उसके बाद भी काफी धन संपत्ति ले गया था। तो नादिर शाह 1739 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किस निधि द्वारा किया जाता है? तो बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो किस निधि द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो संचित निधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संचित निधि द्वारा किया जाता है। देखिए, संचित निधि हो गई, लोक निधि हो गई, ये सब जो होता है, यह आकस्मिक निधि, ये जो है सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजारों के लिए
जो ऋण स्वीकृत ऋण से प्राप्त ब्याज संचित निधि कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जमा होता है, यानी कि क्या होता है ये होता है सरकार को जो है प्राप्त सभी राजस्व बाजारों के लिए, जो राजस्व बाजारों के लिए ऋण स्वीकृत होता है उसको कहा जाता है संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 63 के। देखिए क्वेश्चन को रखने का तहत जो मेरा मतलब था वो यही था कि क्वेश्चन इजी है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए रखा है, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 63। अब देखिए, अब ये बताइए, ठीक है, ये तो याद हो जाता है कि अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति होंगे। अब इनकी उपाधियों के बारे में पूछ लिया जाता है और ये पूछा जाता है अपना शपथ किसको देते हैं, त्यागपत्र किस तरीके से होता है, कार्यकाल कितना चलता है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें, कितने पहले इनको हटाने का प्रावधान है, कैसे हटा सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं, वो सब तो ध्यान से समझिएगा। सुनिए, देखिए उपराष्ट्रीय जो है उपराष्ट्रपति 63 अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये तो निश्चित हो जाता है, निश्चित है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के समक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति शपथ किसके तहत लेता है? राष्ट्रपति के शपथ लेता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आता है कौन से आर्टिकल के तहत लेता है, तो आर्टिकल 69 का यूज किया जाता है। उसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, ठीक है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कुछ इस तरीके से है कि उपराष्ट्रपति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाते हैं। इसका सबसे पहला कार्रवाई राज्यसभा में होती है, जो कि 14 दिन के पूर्व सूचना के आधार पर होती है, यानी कि 14 दिन पहले इनको बता दिया जाता है कि आपको हटाने का प्रावधान किया जाएगा। अब होता यह है कि राज्यसभा में अपने 2/3 बहुमत होने चाहिए इनके खिलाफ, जिसमें लोकसभा सहमत हो और उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके तहत उपराष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन कार्यवाहिक अगर राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 64 इस बात को बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन सभापति होते हैं। वहीं 65 कहता है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्त को उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा करना। मतलब भैया अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या राष्ट्रपति की ऊपर वाला ने चाहे मृत्यु हो गई, ठीक है, अपनी काल अवधि में ही, तब उसका पद कौन संभालेगा? तो उस समय उसका पद कौन संभालता है? आर्टिकल 65 का यूज करके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भी संभालेगा। तो ये होता है राष्ट्रपति के बारे में, इन आर्टिकलों के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी है, ये तो आप सब जानते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो पहले जो हैं उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहिक उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में नहीं है, क्लियर है। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। और 14 राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तियों को दृष्टि से और 12 उपराष्ट्रपति बने हैं, क्लियर है। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने थे, समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधायिका धन विधायिका है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताइए कौन करता है इसका निर्णय? तो इसका जो निर्णय है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन है लोकसभा अध्यक्ष? अभी बिरला जी जो हैं वो इसके लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ओम बिरला जी, और वही जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। और कोई अगर विधायक धन विधायक है या नहीं है तो वो लोकसभा स्पीकर जो होता है वो करता है, इतना याद रखिए, ठीक है। अब ये विधायिका क्या होता है, धन विधायिका क्या होता है? सबसे पहले आर्टिकल समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल बहुत आता है। तो इसमें जो आर्टिकल का यूज होता है वो 110 आर्टिकल का यूज होता है, और इसी के तहत बताया जाता है कि कोई विधायिका धन विधायिका है या नहीं। और ये जो है देखिए, एक होता है सिंपल यानी कि धन विधायिका, और एक होता है साधारण विधायिका, ठीक है। विधेयक, सॉरी माफ कीजिएगा, विधायिका बोल रहा हूं मैं, विधेयक है ये, ठीक है। कोई विधेयक, आप समझिए, कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों की अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान होते हैं तो, क्लियर है। कोई विधायिका धन विधायिका तब कहलाता है जब अगर करों का अधिरोपण हो रहा हो, उन्मूलन या छूट या परिवर्तन या विनियमन हो रहा हो, संबंधित जो प्रावधान अगर इसमें से कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा? वो संबंधित प्रावधान होते हैं तो वो धन विधायिका है, और नहीं है तो धन विधेयक नहीं है, क्लियर है। 110 आर्टिकल का यूज किया जाता है विधेयक के अंदर। अगर एक साधारण विधेयक है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगर धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। लोकसभा में ही पेश किया जाएगा अगर धन विधेयक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अब आज का। पानी में ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस
निकलती है? बताइए, अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती तो क्लोरीन गैस है। कौन सी निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। अब ध्यान से समझिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बोल सकता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का भी बोल सकता है, ठीक है। एग्जाम में यूज इस वर्ड का भी कर सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। उसको मिलाने पर क्या होगा? तो ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये अशुद्धियां, यानी कि पानी में अशुद्धियां, विरंजन, विरंजन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना या हटाना, क्लियर है, किसी चीज को निकालना या हटाना होता है, कर रूप में किया जाता है, ठीक है, अशुद्धि विरंजन कारक के रूप में किया जाता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो क्लोरिक एसिड, यानी कि क्लोरिक एसिड जो होता है, माफ कीजिएगा, क्लोरिक एसिड का मतलब शॉर्ट में जो इसका सूत्र है वो HOCI बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइपोक्लोराइड आयन यानी कि OCI, ठीक है, के साथ इनको सब जब होता है तो क्लोराइड एसिड जो होता है उसके बाद जो है हाइड्रोक्लोराइड आयन के साथ जो है क्लोराइड गैस बनती है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्लोराइड गैस कैसे बनती है तो आप इसको एग्जाम में आंसर दे दीजिएगा, और क्लोरीन गैस इसमें रिलीज होती है जब ब्लीचिंग पाउडर इसमें मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश में बौद्ध तीर्थ स्थल दात का मंदिर स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थल दात का मंदिर ये किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका का स्थित है। अब ये दात का मंदिर ये क्या है? देखिए, दात का मंदिर सिंपल से आप ऐसे समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। दात का मंदिर यह है कि बोला जाता है कि श्रीलंका के अंदर जो है बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध का दांत रखा गया है। क्या रखा गया? भगवान बुद्ध का दांत वहां पर है। और 483 ईसा में भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, और जब से वो दांत वहां पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो बताइए, कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त करा गया? तो कंपनी के एकाधिकार को 1813 का जो है चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले कंपनी का एकाधिकार था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर एकल कंपनी थी जो व्यापार करती थी और किसी कंपनी को आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया, ठीक है, यहाँ की संसद के द्वारा लाया गया, और उसने ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, और यह अनुमति दे दी गई कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रहेगी, ठीक है। चाय और जो तंबाकू का जो होता था, चाय और जो तंबाकू का होता था उसमें एकाधिकार था, जिसको बाद में निलंबित यानी कि हटा दिया गया था। लेकिन 1813 के बाद यह कानून बनाया गया कि भैया एकाधिकार नहीं है अब आपका। अब बाकी और कंपनियां, जैसे कि ब्रिटिश की बहुत सारी कंपनियां जो कि विरोध में चल रही थी उस समय, उनको भी व्यापार करने की इजाजत, यानी कि भारत आने का व्यापार करने की इजाजत मिल गई, और ईसाइयों को भी इस समय जो है यहाँ पर आने की इजाजत मिल गई थी, जो कि पहले नहीं थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर अधिनियम, किसी दिन डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो बताइए किसके द्वारा लगाया गया था? देखिए, वैसे तो जो ये अभी जो इसका आंसर है वो है फिरोजी शाह तुगलक। अभी क्या मतलब इसका आंसर है फिरोजी शाह तुगलक है, ठीक है। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था? वो फिरोजी शाह तुगलक ने लगाया था। लेकिन सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांतों के देवल में जजिया कर लगाया था। किसमें लगाया था? देवल पर जजिया कर लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। लेकिन जो जजिया कर था वो प्रथम जो लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया गया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो था सुल्तान था फिरोजी शाह तुगलक। इसने सीधे ब्राह्मणों पर लगा दिया, और वो भी इसने पूर्व ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ध्यान रखिएगा, ये कर जो था वो पूर्व ब्राह्मणों के कर से मुक्त रखा गया था। फिरोजी शाह तुगलक, याद रखिएगा। नूरजहां के बचपन का नाम बताइए। नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरू निसा। कौन था? मेहरू निसा जो था इनके बचपन का नाम था, और ये जो है 1611 में इनकी जहांगीर के साथ विवाह हुआ था, और जहांगीर ने ही इन्हें इस उपाधि से नवाजा था, यानी कि नूरजहां नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसके बने होते थे? तो बताइए, सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसके बने थे? तो ये सीसा यानी कि लेड के बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRAI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, TRAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRA का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रथा प्रारंभ करी थी? तो बताइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रथा जो है ये प्रारंभ करी थी? तो शेरशाह सूरी ने जो प्रथा प्रारंभ करी थी वो थी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, ठीक है। इसमें जो है कबूलियत एवं पट्टा जो ये प्रथा थी ना, ये कुछ इस तरीके से प्रथा थी कि इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि राजा किसान को जो भूमि देता था, देखिए राजा ने तो भैया, माफ कीजिएगा, राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण एक सरकारी दस्तावेज में लिखा होता था, जिसको पट्टा बोला जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था। दूसरी ओर वह किसान उसे प्राप्त भूमि में उसे कितना लगान देना है और
उसमें वह कबूल करता था, मतलब पट्टे में लिखा जाता था। जैसे आज का दस्तावेज होते हैं ना, आज का अथॉरिटी होती है हम लोगों के पास, उसी तरीके से होता है, उसे ही काबूलियत कहा जाता था। और इसी प्रकार के पट्टा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्लियर है? यही प्रथा अभी भी चलकर आ रही है, बस थोड़ी सी चेंज हो गई है, नाम चेंज हो गया, और क्या है तो वही चीजें ये सारी, है ना। और साथ में अगर मैं बात करूं तो ये जो है किसने, शेरशाह सूरी ने चलाया था। देखिए शेरशाह सूरी की बात करें या चाहे अकबर की बात करें, दोनों में हल्का फुल्का फर्क है। अकबर भी जो था प्रशासन में सुधार लाने का एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अकबर ने भी, और बहुत अच्छा शासन चलाया था, उस तरीके से शेरशाह सूरी भी था। ये हर तरीके से गरीबों के बारे में सोचता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए मैंने अभी आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाया, तो कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फल और सब्जियों में जो है विटामिन डी पाया जाता है और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी भी उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बताइए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो संबंधित है वो किससे है, वो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है 1978 में। कब, इसको जो नाम से जाना जाता है वो 1978 में जाना जाता है। ठीक है, बाल विवाह को जो है रोक लगाने का हेतु एक कानून पारित किया गया था 1968 के अंदर, और इसमें एक कानून बनाया गया था कि भैया लड़के के विवाह हेतु जो न्यूनतम आयु रखी गई वो 21 वर्ष लग दी गई थी, और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी। तो यही था शारदा एक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है वो मनीला में स्थित है। तो मनीला यानी कि फिलीपींस के अंदर है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो गई है, माफ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि समझाना बहुत होता है, तो इसलिए वीडियो लंबी हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती है। अगर वो वीडियो आज की ना देखिए तो प्लीज़ उसको भी वॉच कीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली में, ग्रुप फ्रेंड्सों में, और जो भी आप सोशल मीडिया करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें जाते हैं शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कंटिन्यू रखिए।